बच्चों, आज हम उषा कविता पर चर्चा करेंगे जिसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। अगर हम प्रयोगवादी कविता की बात करें तो प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र खींचती है। शमशेर जी ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। ये कविता भी इसका एक उदाहरण है। कवि भोर के आसमान का केवल मूक दृष्टा नहीं है, बल्कि वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो बच्चों, उषा कविता में हम सूर्योदय के पूर्व की सुंदर कल्पना को किस प्रकार कवि ने सजीव किया है ये देखेंगे। सूर्योदय से पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति चित्र को अनूठे ढंग से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है कि प्रातःकालीन आसमान बहुत नीला था। आकाश का गहरा नीलापन सफ़ेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। आकाश का रंग ऐसा है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो जो अभी गीला पड़ा हो। यानी कवि ने पहली उपमा दी प्रातःकालीन नभ को शंख के समान पवित्र, और आगे वो कहता है कि राख से लिपा हुआ चौका जो कि अभी गीला पड़ा है। राख से लिपे हुए चौके से तुलना इसलिए की है क्योंकि सुबह का आकाश कुछ कुछ धुंध के कारण मटमैला और नमी भरा होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी सुबह के इस कुदरती रंग से अच्छा मेल खाता है। अतः उन्होंने भोर के नभ को राख से लिपे गीले चौके के समान बताया है। यानी रंग, नमी और पवित्रता के कारण भोर के आसमान की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की गई है। तो इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी पहली तुलना जो है, प्रातःकालीन आसमान बहुत नीला है, शंख के समान पवित्र है, और दूसरी तुलना राख से लिपे गीले चौके के समान जो कि शुद्ध है, पवित्र है, नमी है और रंग की समानता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आगे कवि कहता है जैसे सूर्य कुछ ऊंचा उठता है, यानी आसमान में और हलचल होती, कुछ परिवर्तन होता है, कालिमा में हल्की सी लाली फूटती है, तो वो कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे केसर युक्त काली सिल को किसी ने धो दिया हो। यानी किसी ने काली सिल पर थोड़ी सी लाल केसर पीसी और सिल को धो दिया तो उस कालिमा में हल्की सी लाली दिखाई पड़ रही है। अगली कल्पना कवि करता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यानी छोटे छोटे बच्चों ने काली स्लेट पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से लाल खड़िया चाक मल दी हो। यानी आसमान की कालिमा में लाली की वृद्धि हो रही है, लालिमा थोड़ा बढ़ रही है। तो ये दोनों कल्पनाएं
उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। यानी एक कल्पना उसने की कि काली सिल और दूसरी लाल खड़िया चौक, दोनों उदाहरण बड़े अच्छे से हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। आगे कवि कहता है कि अब नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभायमान होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गौर वर्ण की आभा बिखेर रही हो। यानी नीला जल, नीला आसमान की कल्पना नीले जल के रूप में की है और उगते हुए सूर्य की कल्पना गौर झिलमिल देह। यहाँ पर वो कह रहा है कि नीले आकाश में उदित होता हुआ सूर्य, यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले जल के सरोवर में किसी युवती की गोरी देह झिलमिला रही हो। और इसके बाद जादू टूटता है इस उषा का अब। सूर्योदय का दृश्य और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो सूर्योदय से पहले की जो सुंदरता थी, जो जादुई प्रभाव था, वो जैसे जैसे सूर्य ऊपर आ रहा है आसमान में, यानी जब सूर्य उदित हो गया, पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है, तो उसका वो जादू समाप्त हो जाता है। वो पल पल सम्मोहित करने वाला जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए कवि कह रहा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। हम इसके कुछ विशेषताओं पर और चर्चा कर लेते हैं कि उषा की सुंदरता, उषा का स्वाभाविक वर्णन है, यानी सूर्योदय का बहुत ही मनोरम व सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा सरल व बोलचाल की है। समस्त कविता बिंबात्मक है, यानी भाषा चित्रात्मक भी हम कह सकते हैं या सुंदर दृश्य बिंब योजना भी कह सकते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किया है, मुक्त छंद है। और प्रातः काल जो नीले शंख से जो तुलना की है, राख से जो तुलना की है, वहाँ पर उपमा अलंकार है। और उसके बाद जो काली स्लेट की बात की है, काली सिल की बात की है, यानी स्लेट की बात की है, और सिल की बात या नील जल में गौर झिलमिल दें, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, आप ये भी लिख सकते हैं। और एक बात और पूछी जाती है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किन उपमानों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उषा कविता गांव के सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो कविता में राख से लीपे हुए चौके का गीला होना, काली सिल, लाल खड़िया चौक का मलना, गौर झिलमिल देह का हिलना आदि उपमान हमें ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। प्रातःकाल के मनमोहक दृश्य का मनोरम वर्णन किया है। श्यामलता, श्वेतिमा, लालिमा का सुंदर मिश्रण हम देखते हैं कविता में। प्रकृति का निखार, आकाश की स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, सरोवर और नदियों का स्वच्छ जल और सूर्योदय का सुंदर प्रभाव। तो ये कविता अपने बिंबों द्वारा गांव की सुबह का गतिशील चित्र तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस सौंदर्य से हमें भी अभिभूत करती है। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। आज की कक्षा अब हम समाप्त करते हैं।